राजस्थान जीके के राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत हम सैनिक संगठन के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। तो सेना जो थी राजस्थान में, उस पर मुगल काल का प्रभाव साफ स्पष्ट दिखाई देता है। मुगल प्रभाव बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दो प्रकार के सैनिक होते थे। एक प्रकार का जो सैनिक है उनका नाम था अहदी, और जो दूसरे सैनिक थे वो जमीयत कहलाते थे। ये जो अहदी प्रकार के सैनिक होते थे, ये राजा की सेना होती थी, राजा की सेना। और इस सेना का भर्ती का काम, प्रशिक्षण का काम, वेतन इत्यादि का काम ये कौन करते थे? राजा की तरफ से दो पद थे, दीवान और मीर बख्शी। ये मीर बख्शी ये इस काम को करते थे। दूसरी प्रकार की जो सेना होती थी वो जमीयत प्रकार की सेना, जमीयत प्रकार के सैनिक होते थे। ये अहदी जो राजा के होते थे, राजा की सेना होती थी, और ये जो जमीयत है वो सामंत की सेना होती थी। एक प्रकार का और सैनिक होते थे, इसको हम यहां देखते हैं, उसको बोलते हैं दाखिली। दाखिली सैनिक। दाखिली सैनिक की क्या खास बात थी? इनको भर्ती राजा करता था, लेकिन इसका वेतन वेतन वगैरह जो है सामंत देता था, और सामंत के पास ही इस प्रकार के सैनिक रहते थे। ये कुछ इस तरह से है जैसे एक आईएएस और आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं, उनकी भर्ती, प्रशिक्षण वगैरह सब क्या करते हैं? केंद्र सरकार उनको सेलेक्ट करती है, लेकिन वो काम कहाँ करते हैं? स्टेट में। तो ये इस तरह से, मतलब दाखिली वाले जो सैनिक थे वो एक तरह से ये हैं, और वो इनका काम जो है सामंतों पर एक नियंत्रण बनाए रखने का काम जो है इनकी तरफ से होता था। तो तीन प्रकार के हमारे सैनिक थे मोस्टली। पहले राजा के पास वाले अहदी, दूसरा जमीयत, और तीसरे प्रकार के दाखिली। तो ये ध्यान रख रहे हैं। आगे देखते हैं। अब जो सेना होती थी वो दो प्रकार की सेना होती थी। एक तो पैदल सेना होती थी, और एक जो दूसरी सेना होती थी वो घुड़सवार की सेना होती थी, जिसको हम सवार बोलते थे। अब पैदल सैनिकों में दो प्रकार के सैनिक होते थे। इस पैदल को हम देख रहे हैं। इस पैदल के अंतर्गत दो प्रकार के सैनिक होते थे। पहले प्रकार का जो होते थे वो एहस्मा, जिनको बोलते थे हम एहस्मा, और दूसरे प्रकार के सैनिकों को हम बोलते थे सेहबंदी। सेहबंदी सैनिक। पैदलों में ही एहस्मा और सेहबंदी होते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये जो क्लासिफिकेशन है अहदी, जमीयत और दाखिली, ये सैनिकों का नाम था। मतलब जो सैनिक, चाहे वो पैदल रूप में हो, चाहे सवार रूप में हो, घोड़े के रूप में हो, जो राजा के पास काम करते थे उनको अहदी कहते थे, और जो सामंत के पास जमीयत, और जो दोनों का मिक्सअप था वो दाखिली होते थे, चाहे वो पैदल वाले हो या सवार वाले हो। अब एस्मा के लिए देखते हैं। एस्मा में ये राजपूतों की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा होते थे। सबसे ज्यादा पैदल सैनिकों में एस्मा सैनिक होते थे। जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, युद्ध में जो सबसे ज्यादा काम आएंगे वो सबसे ज्यादा रखे जाएंगे। तो ये जो होते थे वो तीर कमान चलाना जानते थे। जो तीर कमान चलाना जानते थे उनको एस्मा के अंतर्गत रखते थे। भाला चलाना जानते हो या तलवार चलाना जानते हो, इस प्रकार के सैनिक जो है एस्मा के अंतर्गत आते थे। और सेहबंदी में कुछ ऐसे सैनिक भी रखते थे, जैसे कुछ बेरोजगार या बेकार जो होते थे, बेरोजगारों को रख लेते थे। ये क्या होते थे? बेरोजगार लोग होते थे, ये अस्थायी रूप से इनको नियुक्त करते थे। अब अस्थायी रूप से नियुक्त करते थे तो इनसे काम क्या लेते थे? एक तो माल गुजारी वसूल करने के लिए, मतलब जो टैक्स, माल गुजारी,
टैक्सेशन कलेक्ट करने के लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। शांति-वांति बनाने के लिए भी इनको जो है यूज़ कर लेते। जैसे जयपुर राज्य में दादूपंथी जो थे, दादूपंथियों के जो नागा सैनिक थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखा हुआ था उस समय पे, तो इनको जो है सेबंदी सेना के रूप में भर्ती कर लिया था। तो जयपुर राज्य में दादूपंथियों को जो नागा थे उनको सैनिकों के रूप में भर्ती किया था। अब सवार मतलब ये घुड़सवार लोग। अब ये दूसरे प्रकार के जो सैनिक थे, सवार में 2 प्रकार के थे। एक तो पैदल थे और एक सवार। सवार के अंतर्गत 2 थे। एक तो घुड़सवार थे, घुड़सवार, और दूसरे शतुर सवार। शतुर सवार मतलब ऊंट वाले। ये श है, शतुर सवार, शतुर सवार। और ये जो सेना थी सवारों वाली, ये राजपूतों की सेना के प्राण थे ये। मतलब ज्यादातर इस पर निर्भर रहती थी राजपूत सेना। अब इसमें भी 2 प्रकार के, अब पहले हम देखते हैं घुड़सवारों को। घुड़सवारों को देखते हैं, इसमें 2 प्रकार थे। एक तो बारगार और जो दूसरे प्रकार के थे उनका नाम है सिलेदार। बारगार और सिलेदार। अब बारगार प्रकार के जो घुड़सवार ये सवार होते थे, इनमें जो सामान जो होता था वो राजा की तरफ से मिलता था। सामान इत्यादि जो सेना के लिए चाहिए वो राजा की तरफ से मिलता था। और ये जो थे इनमें सामान इनको खुद को अरेंज करना पड़ता था अपनी तरफ से, और इनको तब भर्ती किया जाता था जब इनको युद्ध का टाइम होता था, तो उस समय इनको भर्ती किया जाता था। इसलिए इनकी सैलरी भी जो है वो ज़्यादा होती थी बारगार की तुलना में। सिलेदार की जो सैलरी थी, वेतन जो था वो ज़्यादा होता था बारगार की तुलना में। अब घोड़ों की संख्या के आधार पे घुड़सवारों को फिर 2 भागों में बाँट दिया गया। एक और पॉइंट देता हूँ मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे, कि सॉरी, राजपूत सैनिक संगठन में जो घोड़ों को दागने की प्रथा भी जो है चलती थी। घोड़ों को दाग दिया जाता था, निशान लगा दिया जाता था। घोड़ों को दागने की प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। मतलब घोड़े पे कुछ ना कुछ निशान लगा दिया जाता था, मोहर लगा दी जाती थी। अब आगे देखते हैं कि घोड़ों की संख्या के आधार पर घुड़सवारों की श्रेणियां बनाई थी। घोड़सवारों की श्रेणियां बनाई गई थी, और श्रेणियों का आधार क्या था? घोड़ों की संख्या के आधार पर। घोड़ों की संख्या के आधार पर। तो क्या-क्या श्रेणियां बनी थी? थोड़ा आगे और करता हूं इसको। एक तो पहली थी निम्न अस्पा। निम्न अस्पा। दूसरी जो श्रेणी थी वो यक अस्पा। तीसरी जो श्रेणी बनाई थी वो दू अस्पा। और चौथी जो श्रेणी थी उसका नाम था सिंह अस्पा। निम्न जो निम्न अस्पा है, इसमें क्या होता था? 2 घुड़सवारों के पास 2 यहाँ घुड़सवार और घोड़ा, अगर 2 घुड़सवार मिलके नहीं एक घोड़ा रखते हैं तो उस प्रकार की श्रेणी को हम निम्न अस्पा बोलेंगे। और यक अस्पा, अगर जिसके पास एक घोड़ा होता था, मतलब एक सैनिक के पास एक घोड़ा हो तो यक अस्पा। और जिस सैनिक के पास अगर एक सैनिक है उसके पास अगर 2 घोड़े हैं तो वो द्विअस्पा कैटेगरी में आता था, श्रेणी में आता था। सिंह अस्पा में क्या है, एक सैनिक है उसके पास अगर 3 घोड़े हैं तो वो थ्री अस्पा श्रेणी में आता था। इनका वेतन भी अलग अलग होता था। तो याद रखना है, निम्न अस्पा एक घोड़ा, 2 घुड़सवार के पास, यक अस्पा एक घोड़ा एक सवार के, द्विअस्पा 2 घोड़े, सिंह अस्पा पे 3 घोड़े।
और इनकी जो सैलरी होती थी घुड़सवारों की वो लगभग 10 रुपए से लेके नहीं 20 रुपए प्रति माह होती थी। वो डिपेंड करता था घोड़े की नस्ल के आधार पर। घोड़े की नस्ल के आधार पर इनकी सैलरी वैरी करती थी। घोड़ों के बाद एक और विशेष प्रकार की सेना होती थी जिसको हम बोलते थे हस्ती सेना। हस्ती सेना मतलब हाथियों की सेना। हाथियों की सेना के बारे में, हाथियों की सेना के लिए राजपूत काल में एक अलग से विभाग बना दिया गया था। अलग से एक विभाग बना दिया गया था। इस विभाग का नाम रखा गया था पीलखाना। पीलखाना। पीलखाना इस विभाग का नाम था जिसमें हाथियों की सेना रखी जाती थी। जैसे हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर के हाथियों के बीच की लड़ाई बड़ी फेमस है। जैसे मानसिंह मानसिंह का जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। इसने बहुत घमासान युद्ध किया था। लेकिन प्रताप की तरफ से भी कुछ हाथी थे जिनका नाम था लूणा। फेमस जो हाथी थे राम प्रसाद। इन्होंने बहुत हल्दीघाटी के युद्ध में बहुत अच्छा पराक्रम वाला युद्ध किया था। ऐसे ही मुगलों की तरफ से जो हाथी थे उनको भी देख लेते हैं हम। इसी बहाने से गजराज व गजमुक्ता। तो ये यहाँ से प्रश्न आता है इनके नाम पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मर्दाना मानसिंह का हाथी था। लूणा और रामप्रसाद ये महाराणा प्रताप के हाथी थे हल्दीघाटी के युद्ध में। और ये मुगलों के हाथी थे गजराज और गजमुक्ता हल्दीघाटी के युद्ध में। मुगल काल में किसी भी सेना के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग था वो था तोपखाना। क्या था? तोपखाना। तोपखाने के आधार पर ही युद्ध जीते और हारे जाते थे। तो इसलिए तोपखाने को अब देखते हैं कि सैनिक संगठन में तोपखाना क्या था, क्या क्या मेन मेन टर्म थी, उसके बारे में देखना है। तोपखाना दो भागों में बटा हुआ था। तो पहले प्रकार का तोपखाना जिसको हम बोलते थे जिनसी तोपखाना, और दूसरा दस्ती तोपखाना। जिनसी जो तोपखाना था इसकी खास बात ये थी कि इसमें भारी तोफे रहती थी। भारी तोफे, ये भारी तोफे होती थी। इनको हम जिनसी को एक दूसरे अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको रामचंगी भी बोलते थे। रामचंगी। ठीक है। इसमें भारी तोफे होती थी और भारी का मतलब जो 10 से 12 शेर तक का गोला फेंक देती थी, वो जिनसी तोपखाने के अंतर्गत इनको माना जाता था। जबकि दस्ती टाइप में, दस्ती जो थी तोपखाना, उसमें हल्की वजन की तोफे होती थी। कुछ तोपों को आदमी कमर की पीठ के ऊपर उठा के ले जा सकता था। कुछ को घोड़े पे या इन पे पीठ पे जिसको उठा के ले जा सकते थे उनको क्या बोलते, उनको नरनाल बोलते थे। ऐसे ही शुतरनाल। शुतरनाल क्या था? जो आपके ऊंट पे लाद के ले जाए जिन तोपों को, वो शुतरनाल। गजनाल जो हाथी, ये गजनाल। गजनाल मतलब जिन तोपों को हाथियों पे ले जाए वो गजनाल। और एक शब्द और इंपॉर्टेंट आता है जहां से क्वेश्चन भी बनता है, रहकला। रहकला जो था वो इसी दस्ती तोपखाने के अंतर्गत ही रहकला आती थी। लेकिन ये विशेष प्रकार की तोप होती थी जो हल्की तो होती थी लेकिन बैलगाड़ी पे जिसको ले जाया जाता था, जिस तोप को बैलगाड़ी पे ले जाया जा सके, वो रहकला नाम से फेमस थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, रहकला। अब देखते हैं भाई, जो तोप चलाने वाला होता था उसको क्या बोलते थे? तोपचियों को क्या बोला जाता था? तोपचियों को।
तोपचियों को बोला जाता था गोलंदाज। और दूसरी एक टर्म आती है कि सैन्य विभाग को क्या बोला जाता था? सैन्य विभाग को सिलह खाना। और ये जो सिलह खाना जो शब्द है वो हथियार डिपो के लिए, हथियार डिपो की तरह इसका नाम था। मतलब हथियार डिपो जो आजकल होती है उसको सिलह खाना बोलते थे। मतलब